नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। आज बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनावों का ऐलान 10 साल बाद एक बार फिर से हो चुका है, जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार था। चुनाव को लेकर और उसके बाद गठबंधन का जोर भी देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक मीटिंग की। और उसके बाद ये सामने आया कि जम्मू कश्मीर में इस बार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके प्रतिद्वंदी इनके सामने होंगे, वो होंगी पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती, जो कि जब पिछली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे तब वहां की मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन से चुनी गई थी। जिसके बाद उसके 31 अक्टूबर 2018 को वहां की जो विधानसभा थी उसे भंग कर दिया गया। और उसके बाद का तो आप सबको इतिहास याद ही होगा कि किस तरीके से वहां पर आर्टिकल 370 को हटाया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में अभी फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी इस समय वहां पर सरकार में फिलहाल एक तरीके से उसको पूरा कार्यभार जो है वो संभाला हुआ था उन्होंने। अब इसको लेकर जो चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव कुमार ने किया था, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में वोटिंग होगी और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। यानी जम्मू कश्मीर के चुनाव नजदीक आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के पास अब ये 10 साल बाद एक बार फिर से मौका है कि वो अपनी सरकार चुने और अपने लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की जवाबदेही तय करें। अनुराग, आपका स्वागत है। जो नया गठबंधन अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन जो है वो देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में। देखिए, निश्चित रूप से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि कल राहुल गांधी श्रीनगर गए थे। आज आपने देखा कि जिस प्रकार ऐलान, वो कहीं ना कहीं संभावित बातें थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडिया अलायंस में जिस प्रकार उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जो मजबूत दावेदारी पेश की थी, तो आने वाले हर विधानसभा चुनाव में, हर भले वो केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव हो, तो कांग्रेस पार्टी अपने साथ अपने जो गठबंधन के दल हैं उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि कॉम्प्रो करके अपनी सीटों में बंटवारा तय करके मजबूती के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि हम भाजपा को हर तरफ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भाजपा को हराने का हर राज्य से, हर विधानसभा से काम करेंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये गठबंधन कोई नया नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा के देख लीजिए, कौन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बड़ा एक अटूट रिश्ता रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जब आप जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में ये जो आतंकी घटना है वहां पर लगातार वो बढ़ती हुई आप लगातार हमारे से सुरक्षा बलों के ऊपर आतंकी हमले किए जा रहे हैं, वहाँ के आम नागरिकों के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमले की कोशिश का प्रयास किया जा रहा है। कई दिनों से एक समय था कि हमारे देश के लगातार सैनिक वहां पर शहीद हो रहे थे, कभी 4 सैनिक, कभी 3, कभी 1। अभी हाल फिलहाल में सीआरपीएफ के जो इंस्पेक्टर थे उनकी भी शहादत हुई है। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करवाना, क्योंकि वहां वो एक हिंसाग्रस्त प्रदेश था पहले, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर को भले ही 370 हटाने के बाद से, वहां से 370 में संशोधन के बाद से आप देखिए कि उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। परंतु जो चुनाव का है, जो नजरिया है, जो जनता का नजरिया वोट डालने का, वो नजरिया नहीं बदल पाएगा। उसी नजरिए से वोट करेंगे जिस नजरिए से पहले वोट करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भले ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया होगा, परंतु उसका खुद का मुख्यमंत्री होगा, उसके खुद के मंत्री होंगे, उसकी खुद की एक कैबिनेट होगी, खुद की विधानसभा होगी। निश्चित रूप से हर मंत्रालय एक अलग से पोर्टफोलियो मिलेगा हर मंत्री को, तो वो निश्चित रूप से उस पर ध्यान ज्यादा देकर, तो जम्मू कश्मीर के विकास में चुनाव बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय थे। और भले ही 10 साल बाद इनकी आखिरी में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 2014 में हुए थे, उसके बाद इतने लंबे समय बाद ये चुनाव की घोषणा होना, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक प्रणाली, उसको मजबूत करती है। ये जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल के बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव जो है
वो लोगों के पास ये मौका है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, वो अपने प्रतिनिधित्व को चुने और अपने प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें ताकि उनके लिए भी विकास कार्य में एक सुचारू रूप से प्रक्रिया चल पाए। और अनुराग, पिछले जब हम 10 साल देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के 10 साल, पिछले 10 साल आपको किस तरीके से नजर आते हैं? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए इन 10 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया वो 370 का हटना। तो ये 370 का हटना क्या भाजपा के लिए एक तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि हमने देखा जब लोकसभा चुनाव हुए तो वहां से जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि 370 का हटना और दूसरी तरफ भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव? तो इन दोनों में क्या ये एक क्राइटेरिया बन पाएगा भाजपा के लिए कि इसके आधार पर वोटिंग हो सके और लोग इनका समर्थन करके, यानी 370 का समर्थन 370 के हटने का समर्थन करके भाजपा के साथ हो पाए? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं ये कहती हुई हमें दिखाई देती हैं शुरू से कि 370 को वापस से बहाल किया जाना चाहिए। अनुराग। देखिए, भाजपा जो 300 लगातार उसने ना सिर्फ जम्मू के अंदर इस चीज को प्रबलता से उठाया, उसने जो भी तमाम विधानसभा के चुनाव हरियाणा में आएंगे या फिर आप महाराष्ट्र में होंगे, झारखंड में होंगे, फिर जो भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, तो हर स्टेट में भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैली में कह चुके हैं कि हमने धारा 370 को खत्म कर कर कश्मीर को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम किया गया, तो कश्मीरियों को झपटा हमें दिलाने का प्रयास किया गया। देखिए, जब विधानसभा चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो 370 बहुत ही प्रभावशाली मुद्दा होगा। विपक्ष तो लगातार पहले भी कहता रहता था, विपक्ष तो कई ऐसे नेता थे कि जब तक हम जीवित है तो कोई 370 को उखाड़ नहीं सकता, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, परंतु कहीं ना कहीं बहुमत की सरकार थी, कानून के अनुरूप सभी फैसले लिए गए और वहां से 370 को कहीं ना कहीं समाप्त करने का काम किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 370 का मुद्दा है जो वो प्रभावी होगा, परंतु भाजपा का स्कोप जो कश्मीर में है, भाजपा का इतना कोई स्कोप नहीं है कश्मीर के अंदर। जम्मू में भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत है, जो जम्मू की कुछ सीटें हैं उसमें भाजपा का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो भाजपा का मेन फोकस है जम्मू के ऊपर। कश्मीर में भी भाजपा फोकस है, पर भाजपा को सफलता कश्मीर में नहीं मिलेगी, क्योंकि कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीडीपी जैसी ये पार्टियां काफी मजबूत है और इनका होल्ड जम्मू में कम है। भाजपा, देखिए, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो भाजपा ने पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन में सरकार बनाई है, क्योंकि भाजपा ने सरकार बनाने से कभी इनकार नहीं किया। आप अगर कहते हैं विचारधारा, देखिए विचारधारा कुछ नहीं होती, जब कुर्सी किसी को मिल नहीं होती तो विचारधारा को साइडलाइन कर दिया जाता है। आप देखिए कि मैं वो कोई नई नई नेता नहीं है कि उन्होंने 14 में चुनाव लड़ा और उसके बाद भाजपा ने कहीं ना कहीं उनके साथ गठबंधन में सरकार चलाई। देखिए, पीछे भी अगर आप जाकर देखें तो भाजपा की जो विचारधारा था वो तो पीडीपी से दूर दूर तक मैच नहीं होती, परंतु फिर भी भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके वहां सरकार चलाई। हालांकि बाद में गठबंधन सफल नहीं हो पाया, वो गठबंधन टूट चुका, परंतु कहीं ना कहीं एक बार आप गठबंधन कर चुके तो भाजपा के साथ जो वो पीडीपी का जो सहयोगी होने का जो एक टैग लगता है वो लग चुका है, और वो हमेशा आप जो विरोधी है वो हमेशा भाजपा को इसके ऊपर घेरते रहेंगे कि जब आपको कुर्सी चाहिए तो आप पीडीपी का साथ आ जाते हैं, बाद में पीडीपी को ना जाने क्या क्या कह देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां, उनके जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें कई बार वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनके ऊपर उन्हें नजरबंद कर रही है, उनको जनता के बीच में भी ना दे। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे होंगे, वो भाजपा के खिलाफ थे जम्मू और कश्मीर के अंदर, और यहाँ तक कि लद्दाख में जो प्रदर्शन चल रहा था, भले ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, कहीं ना कहीं वो भी जम्मू कश्मीर को प्रभावित करता है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं दिल्ली की जो विधानसभा है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक उस प्रकार उसी तर्ज पर एलजी की शक्तियों को बढ़ाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और ठीक जम्मू कश्मीर को ठीक दिल्ली की तरह चलाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ये चाहती। और अनुराग, मैं ये दिल्ली वाले सवाल पर आपके पास दोबारा आऊंगा। जो हम स्थिति दिल्ली में देखते हैं कि एलजी और सरकार के बीच में कितना टकराव रहता है, इसको लेकर लगातार खबरें सामने आती रहती हैं। और क्या यही स्थिति जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से हमको देखने को मिलेगी? एक ही सवाल होगा, लेकिन इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मेरा सवाल अनुराग आपसे ये है कि एक तो 119 सीटें पूरी जम्मू कश्मीर में हैं और उसमें से 90 सीटों पर चुनाव होना है, बाकी की 24 जो सीटें होती हैं वो पीओके के लिए आरक्षित रहती हैं। अनुराग, हमने देखा कि विचारधारा की आपने बात की, विचारधारा को लेकर जो हमने इंडिया गठबंधन में भी देखा कि कई ऐसी जो नेता थे, वो उन पार्टियों की आपस में विचारधारा मिलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक साथ गठबंधन में आए। और दूसरी तरफ एनडीए में भी अभी जो सरकार में है वो भी हमें देखने को मिलता है कि बीजेपी और यहाँ पर टीडीपी ना जेडीयू की आपस में कोई विचारधारा मैच करती है, क्योंकि तीनों की विचारधारा ही, तीनों अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं। तो ऐसे में अनुराग, क्या आज भी इस समय भी क्या पीडीपी और भाजपा में एक गठबंधन संभव हो सकता है? क्योंकि 2014 में
वो गठबंधन हुआ था, वो संभव हो पाया था। क्या आज वो स्थिति ऐसी है? क्योंकि भले ही जो महबूबा मुफ्ती हैं, वो एक तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ नजदीकियां दिखाती हैं, लेकिन आज भी क्या उस गठबंधन संभव हो सकता है जम्मू कश्मीर में? ये एक सवाल उठता है। देखिए, राजनीति के अंदर हर कुछ संभव है। राजनीति में हर चीज संभव है। आप देखिए, जब राज ठाकरे जैसे लोग भाजपा के साथ जा सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ गठबंधन कर सकता है, और यहाँ तक कि अजीत पवार जब भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चला सकते हैं, तो आप देखिए कि गठबंधन में सब कुछ जायज है, बस कुर्सी आपको मिलनी चाहिए। देखिए, मेन मुद्दा, जो मेन मोटिव होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का अलायंस करने का, तो वो होता है सरकार में आने का। आप देखिए कि जब भी आपने देखा होगा कि दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, उनके पिता, उनके दादाजी को जब तिहाड़ जाना पड़ा था, तथा एक आरोप में जो उनके ऊपर शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोप लगा था, तो दुष्यंत चौटाला जब कांग्रेस को बिल्कुल कट्टर उस नजर से देखते थे कि कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, परंतु जब राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए आए कि भाजपा को हरियाणा से पार किया था, कांग्रेस समर्थन करने लिए जाता है, हमारे एमएलए कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे, हमारे एमएलए से समर्थन करे। तो राजनीति में हर चीज संभव है। परंतु भाजपा अभी देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा था, भाजपा के दो तीन मुद्दे बड़े मैनिफेस्टो में नजर आएंगे, राम मंदिर और धारा 370। देखिए, भाजपा दोनों मुद्दे में सफल हो चुकी है। उन्होंने राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन चुका है, और 370 भी हटा दी। तो भाजपा का जो लाभ जितना जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, उससे 300 हटने से उससे ज्यादा लाभ से बाकी राज्य में होगा, जहां भाजपा की विचारधारा स्ट्रॉन्ग है। परंतु देखिए, भाजपा अब नहीं चाहेगी, क्योंकि भाजपा की विचारधारा लगातार कमजोर हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार नतीजे हैं, खुद भाजपा के नेता इससे हताश हो चुके हैं। भाजपा पीडीपी के साथ दोबारा जाने की गलती नहीं करेगी, गलती भाजपा पहले कर चुकी थी। शायद उस समय जो अमित शाह थे, उनका जो होल्ड था वो राजनीति में भाजपा के अंदर इतना स्ट्रोंग नहीं था, जितना अब उनका होल्ड स्ट्रोंग हो चुका है। तो भाजपा, मेरा मानना है कि दोबारा पीडीपी के साथ कभी नहीं जाएगी। वो भाजपा की खुद भाजपा के नेता ऐसे मानते हैं कि पीडीपी के साथ जाना उनका एक बड़ा ही गलत फैसला था। बिल्कुल, ये खैर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति में जैसा आपने कहा अनुराग, कुछ भी संभव है, तो संभव असंभव कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और अनुराग, वही आखिरी सवाल अब मेरा आपसे यही है कि दिल्ली वाली स्थिति को लेकर, जिस तरीके से हम दिल्ली में देखते हैं कि एलजी और सरकार के बीच में लगातार टकराव रहता है, लगातार इनके बीच में जो असमंजस की स्थितियां पैदा होती हैं, तो उसको लेकर जो दिल्ली की जनता है वो एक तरीके से सफर करती हुई हमको दिखाई देती है। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की भी हम बात करें तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, और उसको जो पलटा गया संसद में बिल लाकर, ये भी हमारे सामने सच्चाई थी। तो अनुराग, की जम्मू कश्मीर की क्या राजनीति में एक तरीके से जनता के विकास के लिए ये फूट डाल सकता है क्या उसमें, ये जो एलजी वाला कॉन्सेप्ट है? देखिए, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर जो दिल्ली की स्थिति थी, वही वही सेम स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एलजी की पावर को कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर एलजी की पावर है वैसा ही कर दिया। जब कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो चुने जाएंगे और जो जम्मू कश्मीर के एलजी होंगे, तो सेम कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको वैसा देखने को मिलेगा जैसा आपने दिल्ली के अंदर देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में आप देखना, जब जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे, तो स्थानीय मुद्दों की बात आपको कम उठती हुई दिखाई देगी। वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार के मुद्दे, वहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा के मुद्दे, वहाँ के एजुकेशन के ऊपर किस प्रकार वहाँ के बच्चों की शिक्षा को प्रभावित, लगातार कितने समय से वहाँ पर शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो तमाम ऐसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, मतलब जो जनता के लोकल मुद्दे से हटकर ये चुनाव कहीं ना कहीं 370 के दायरे में सिमट कर रह जाएगा। चलिए अनुराग, फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, और क्योंकि बोरिंग हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप जम्मू कश्मीर की राजनीति क्या आगे मोड़ लेती है, इसको लेकर लगातार हम अपनी नजर इस पर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार, ये है नई सोच।